नमस्कार मित्रों, खबरवाल की टीम हमेशा ऐसे लोगों की खोज करती है जिनका स्वयं तो समाज के उत्थान में योगदान है ही, वे समाज की नई पीढ़ी के लोगों के लिए प्रेरणा पुंज हैं। और खबरवाल की टीम आज एक ऐसी शख्सियत का साक्षात्कार कर रही है जिन्होंने अपने जीवन में तमाम ऐसे काम किए हैं जिनकी जानकारी मात्र से नई पीढ़ी को काफी प्रेरणा मिल सकती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति समाज में पुरोधा हैं और उनका समाज में काफी योगदान है, वैसे लोगों से नई पीढ़ी और जो कुछ नया करना चाहते हैं वे अनजान हैं। खबरवाल की टीम आज हमें खुशी है कि एक ऐसी शख्सियत का साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत कर रही है जो अपने आप में व्यक्तित्व नहीं, एक संस्था है, बल्कि यूं कहें कि कई व्यक्तियों को उन्होंने संस्था बनाया है। आज हमारे सामने हैं डॉक्टर प्रियरंजन त्रिवेदी, जो आपके लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि मात्र 25 वर्ष की आयु में इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करने के बाद आपने इतना कुछ कैसे कर लिया? क्या योजना रही आपकी? नमस्कार अरुण जी। ऐसा है कि जब हमने पहले इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की जी, स्नातक और स्नातकोत्तर जी, फिर भी हमें लगा कि पूरा ज्ञान हमें नहीं है दुनियादारी का। इंजीनियर अगर कुछ बनाता है जी, जरूरी नहीं है कि उसमें लाभ हो ही, प्रॉफिट हो ही। यह प्रबंधन तकनीकी है जिसके चलते आप कम कीमत में कुछ बना पाते हैं, फिर मुनाफा करके उसको बेचते हैं। जी। फिर हमने देखा कि हमें प्रबंधन ज्ञान चाहिए, तो मैंने प्रबंधन का भी कोर्स किया। फिर हमारे साथ जितने लोग थे, हमें छोड़कर सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सरकारी, गैर सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी पाली और बड़े खुश हुए। जी, मैं अकेला व्यक्ति था जो मैंने कहा कि नहीं, मुझे रोजगार याचक नहीं, सृजक बनना है, मैं खुद अपना काम करूंगा। और फिर हमने देखा कि जितने काम हैं, चाहे फैक्ट्री खोलना हो या कोई सर्विस इंडस्ट्री खोलनी हो, कंसल्टेंसी करनी हो या संस्थान खोलना हो, एनजीओ खोलना हो, मैंने सोचा कि संस्थान ही खोला जाए। इसीलिए मैंने पहले प्रबंधन संस्थान खोला पटना में, भारतीय व्यापार प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो आगे बहुत बढ़ा और अभी भी 46 साल के बाद भी यह संस्था फहरा रही है, आगे बढ़ रही है। पटना में नहीं बल्कि पूरे भारत में दुनिया भर के लोग वहाँ पढ़ने आते हैं। जी। बाद में मैंने सोचा कि नहीं साहब, आगे हमें अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, प्रबंधन के छोड़कर पर्यावरण के क्षेत्र में। उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। शुरुआत इसी तरह हुई। जी, अमूमन ऐसा होता है कि लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद पहले नौकरियां खोजते हैं, लेकिन आपने इतने बड़े स्तर पे जो आपके मन में योजना थी, इसकी प्राथमिक प्रेरणा आपको कहां से मिली? मैंने देखा कि अगर मैं भी और लोगों की तरह नौकरी करता हूं तो नए संस्थान का सृजन नहीं होगा। इसके लिए किसी न किसी को इसमें पहल करना पड़ेगा। जी। पहले तो मैंने ये कहा कि जो मैंने पढ़ाई की थी, हमने सोचा कि प्रबंधन संस्थान, उसमें 8 या 9 संस्थान थे भारत में। जी। अभी देखिए 5000 से ज्यादा प्रबंधन संस्थान खुल गए हैं। जी। तो फिर उस समय लगा कि प्रबंधन का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति अगर भारतवर्ष में पढ़ाए जाते हैं तो उसका बड़ा फायदा होगा सरकार को और उद्योग को, जगत को, व्यापार जगत को। इसलिए मैंने की। लेकिन जब हम कुछ दिनों के बाद भी हमें लगा कि इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जितने भी व्यापारी संगठन हैं, उद्योगपति हैं, वो नहीं देखते कि धरती माता के संरक्षण के बारे में कुछ कर रहा है कि नहीं। जी। हमें बहुत दुख हुआ कि हमने प्रबंधन संस्थान खोला, लेकिन फिर हमने देखा कि चलो इसके लिए हम क्या पूर्ति कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति। जी। मैं दिल्ली आकर के ये भारतीय पारिस्थितिकी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की और पिछले 45 वर्षों से पर्यावरण के में हम लगे हुए हैं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण एक राष्ट्रीय दायित्व है और अभी तक किसी ने भी कोशिश नहीं की कि पर्यावरण का कोई दूसरा संस्थान
इस प्रकार का खुले, जी। जहाँ पर शोध भी हो, प्रशिक्षण हो, जी। या फिर कौशल विकास हो, या फिर बैचलर, मास्टर, पीएचडी, हर तरह के कोर्सेज, या लघु कोर्स या बड़े कोर्स हम लोगों ने किया। पर पारिस्थितिकी, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रतिपालनीय विकास, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। जी। तो उस प्रकार हम आगे बढ़ते रहे। फिर हम नो देखा कि पूरी दुनिया में फैलना है, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना होगा, और केवल विश्वविद्यालय, केवल महाविद्यालयों से या संस्थानों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पर्यावरण की डिग्री भले ही हमने कुछ विश्वविद्यालयों को समझा बुझाकर खुलवाया, जिससे कि हमारे संस्थान को फायदा हुआ कि हमारे विद्यार्थियों को मास्टर डिग्री, पीएचडी डिग्री मिली, जी। लेकिन हमने देखा कि उनकी प्राथमिकता पर्यावरण नहीं है। जी। इसलिए हम लोगों ने देखा कि दुनिया भर में विश्वविद्यालय खोला जाए, जी। इसमें प्राथमिकता हो पर्यावरण संरक्षण की, जी। और आगे हम बढ़ते रहे। जी। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो इंजीनियर होते हैं या जो फिर मैनेजमेंट गुरु होते हैं, वो आज के दौर में काफी स्टार्टअप खोल रहे हैं, और ये उनका इनोवेटिव स्टेप हो रहा है और काफी सफल भी हो रहे हैं। लेकिन इतने साल पहले आपने इस तरह के इनोवेटिव स्टेप लिए, तो आज की पीढ़ी के लिए काफी ये प्रेरणादायक है। हमें लगता है कि 40 साल पहले, मुझे याद आता है 1984 में, जब हम लोगों ने 5वीं बार प्रबंधन कांग्रेस का आयोजन किया। जी। पहला हमने 1980 में किया था। जी। तो उसी समय हमने घोषणा की कि पर्यावरण के बढ़ाने का कारण ये है, हम लोग नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार हो। डॉक्टर साहब, जो आप इतनी किताबें आपने लिखी हैं और प्रतिदिन आप उस पर मेहनत करते हैं, तो इसकी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? अमूमन ऐसा होता है कि लोग पूरे जीवन में 2-4 किताबें लिखकर थक जाते हैं। आपने हजारों किताबों को किस तरह से लिखा और इसकी ऊर्जा आपको कहाँ से मिली? लेकिन कारण यह है कि मैंने जब पूरी दुनिया भर की सैर की, हमें लगा कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। जी। लगभग 50 साल पहले मैंने इसका नारा दिया था कि वसुधैव कुटुंबकम जो पुरानी सभ्यता है हमारी, जी, उसको दोबारा पुनर्जीवित किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए, पुनरुद्धार हो। जी। तो उसके बाद पूरी दुनिया घूमने के बाद हमें लगा कि प्राथमिकताएं बहुत हैं। जी। और मैंने देखा कि ऐसा कोई नया विषय भी है, जरूरी नहीं कि उसके लिए पढ़ना। आप अगर एमए करते हैं जी, हिस्ट्री में, अब बाद में आप अगर हिंदी में करते हैं, जी, समय लगता है। जी, बात तो वही है, आप 10-5 किताब पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैं भी अगर कोई किताब ज्योग्राफी की पढ़ लूं जी, या पॉलिटिक्स की पढ़ लूं, तो मैं भी उसका विद्वान हो जाऊंगा। इसके लिए डिग्री जरूरी नहीं है। तो मैंने पहले अध्ययन किया, जी, और फिर हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर काम करना जरूरी है। जी, उसके बाद हमने देखा कि ये काम होगा कैसे। जी। अभी तक किताबों की संख्या जो मेरे मार्गदर्शन में प्रकाशित हुई है, वो लगभग 4700 है। जी। क्यों हो गया? कारण है कि हमने जो विश्वविद्यालय नागालैंड में खोला, जी, वो मुक्त विश्वविद्यालय था। जी, तो ये मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी में होता क्या है, किताबें आपको देनी पड़ती है। जी, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पढ़ाने जाते हैं तो किताब नहीं देना है आपको लड़कों को। बिल्कुल। आप लेक्चर देते हैं और अपना क्लास नोट से व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं। जी, लड़के उसे नकल करते हैं। जी, पुरानी सभ्यता है। जी, यहाँ ओपन में क्या है, किताब देना चाहिए। जी, जो पारंपरिक विश्वविद्यालय है, उन्हें भी किताब देनी चाहिए। जी, ये उनकी गिरी हुई हरकत है, इस पर नहीं सोचते हैं, उनको सोचना चाहिए। जी, तो फिर उस पर अलग बात होगी। कोई जी। कहने का मतलब है कि हमने उसमें देखा कि इन किताबों का निर्माण होना चाहिए। जी, तो जितने हमारे 250-300 पाठ्यक्रम हैं, उसके लिए हमें 4500 किताबों का निर्माण करना पड़ा। जी, उसके लिए मैंने, क्योंकि 1966 से लेकर 2019 तक जी, मैंने कम से कम 20 घंटा काम किया है, जी, और लोगों की तुलना में मैं 10 घंटा ज्यादा काम करता हूँ। जी, और जहाँ तक किताब के डिक्टेशन का सवाल है, जी, वो तो अब मैं कम कर रहा हूँ। पहले क्या था कि मेरे पास डिक्टाफोन मशीन है, जी, जिसमें हम 8 घंटा 9 घंटा बोलकर एक किताब लगातार एक ही दिन में रेडी कर दिया। जी, जी। अब वो ज्ञान कैसे हो? मैंने किताबों को पढ़ा, जी, क्योंकि नई चीज तो कोई है नहीं। जी, किताब पढ़ के जो आप सशक्त हैं, जी, तुरंत अगर आप उसको बोल दीजिएगा तो भूलिएगा नहीं। जी, इसलिए हाँ, हालांकि उसमें कैमरा नहीं आता है डिक्टाफोन में, जी। फिर भी मैं लगातार बोलता गया, उसको फिर ट्रांसक्राइब हुआ मशीन से, जी, किताब बन गई, उसमें गलतियां होंगी, जी। उसको प्रूफ रीडिंग में लग गया कम से कम, मान लो कि 10 दिन। जी, लेकिन नया फिर रिकॉर्ड कर दिया हमने। जी, तो धीरे धीरे सारा रिकॉर्ड होता चला गया। जी, लगभग 150-200 किताब होगी हमारी अपनी, जी, लेकिन बाकी किताबें बाकी लोगों की द्वारा लिखी गई है। जी,
जिसको मैं पढ़ता हूँ जी उसमें कोई कमी होता है ठीक करता हूँ, जी क्योंकि किसी ने लिखा है तो अपने विचार को लिखा है। बिल्कुल अभी जब जनता के बीच जाएगा तो कहीं वो ज्यादा दिमाग पर जोर न पड़ जाए जी लड़के पर, इसलिए वो कैसे बैलेंस होगा, जी होलसम होगा, जी इसलिए उसको बनाने की अपनी कला है जो हमने सीखा है। बिल्कुल उसके बाद प्रकाशन कैसे होगा, बिल्कुल मैंने विश्वविद्यालयों को आगे बढ़ाने का एकमात्र कारण है कि जब यूजीसी और इग्नू और सारी संस्थाएं A4 साइज का पेपर में 1 रुपया पर पेज छपाती थी, जी। मैं 12 पैसे में छपाता था। जी इसलिए 88 पैसे का बचत करा करके जी हमने इसको आगे बढ़ाया। जी ये नई पीढ़ी के लिए बिल्कुल प्रेरणा कैप्सूल की तरह काम करेगा। जो लोग एक आर्टिकल लिखने में महीनों लगा देते हैं वो डॉक्टर त्रिवेदी से प्रेरणा ले सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि बाकी सब बातों के अलावा पर्यावरण संरक्षण पर आप ज्यादा ध्यान दें जी और पर्यावरण संरक्षण एक राष्ट्रीय दायित्व है, इस पर काम करना आवश्यक है। अब वो नहीं करेंगे, जी बापू चाहते बिजनेस हाउसेज तो समझते हैं कि चलो भाई होता रहेगा, उनको पता नहीं है कि उनके परिवार के लोग वो भी नहीं रहेंगे कुछ दिनों के बाद, जी प्रदूषण फैलाएंगे। तो जी उदाहरण के रूप में कि अगर मान लीजिए यहाँ पंखा चल रहा है जी और बगल में एसी चल रहा है, जी 440 वोल्ट भी बगल करंट है, जी आप छू के देखिए, जी अब गलती हो गया, मैं ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी, जी आप उसके लायक रहेंगे ही नहीं कि ऐसा करें। बिल्कुल तो उसी तरह से हम उस कगार से इसके छाड़ पर आ गए हैं जहाँ जरूरत इस बात की है कि हम सजग हो जाएं। जी लोग नहीं हो रहे हैं इसलिए देरी हो रही है। आप शायद ये पूछ सकते हैं कि साहब युवाओं के लिए, युवतियों के लिए या सैनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खासकर ऐसे लोग जिनको कोविड-19 के कारण उनकी नौकरियां चली गई हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं चाहता हूँ वो सजग हो जाएं, अभी भी समय है, वो समझे कि साहब उनका अधिकार है और उनके कर्तव्य भी है, जी वे जो चाहे कर सकते हैं, वही सब कुछ है। जी ये मत समझे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बेरोजगार हो गया, मैं कुंठित हो गया, नहीं। मत समझिए कि नेता मंत्री कुछ नहीं करता है, आप कुछ चाहेंगे तो करेगा जी वो। ऐसे कैसे करेंगे? आपकी जवाबदारी है कि आप जाएं उनके पास, समझाएं, उनको डांटें, सारे लोग सजग हो जाएं। जी जब जनता सजग हो जाएगी तो नेता भी पुनः प्रशिक्षण से हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, जी और अगर ज्ञानी है तो अगली बार खड़े नहीं होंगे। जी तो आपको ये देखना है कि कैसे आप आगे बढ़े। उसके लिए आप व्यवसाय के माध्यम से, चाहे आपको प्रशिक्षण लेना पड़े, लेकिन किस प्रकार नए नए स्टार्टअप खोलिए या कोई सर्विस इंडस्ट्री खोलिए, कंसल्टेंसी खोलिए, या फिर आप वृक्षारोपण करिए, या फिर आप कचरा प्रबंधन करिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में हर साल लाखों लोगों को कचरा प्रबंधन से नौकरियां मिल सकती हैं। हमें उस दिन का इंतजार है जब कचरों की होगी चोरी और कचरों की होगी तस्करी। भारत में मैं चाहता हूं कि सभी लोग कचरा प्रबंधन की तकनीक को सीख जाएं ताकि सोना उगले कचरा। जी लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, मैं मजबूर हो जाऊंगा कि पड़ोसी देशों को, नेपाल को और भूटान को और श्रीलंका को और बांग्लादेश को और यहाँ तक कि पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को और चाइना को भी मैं सिखाऊंगा, मालदीव को सिखाऊंगा कि जो भी तकनीक है तुम सीख जाओ, कम से कम भारत कचरा चोरी करके ले जाओ। जी और भारत सरकार को मैं कहूंगा कि सोने की तस्करी को रोक लगाइए, कचरों की तस्करी को खोला छोड़ दीजिए आप, जी और सारा कचरा चला जाएगा, पूरा देश धनी हो जाएगा, भारत गरीब हो जाएगा। जी सबक सीखें आप, अभी मौका है जी कि कचरा प्रबंधन की तकनीक और रिसाइकलिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, इस सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करें, तो वैकल्पिक ज्ञान प्राप्त करें, तभी जाकर के भारत आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं तो सोचा था कि ये साक्षात्कार सामान्य होगा, लेकिन हमारे दर्शक ये बताएंगे कि ये सामान्य नहीं, असामान्य है। इस साक्षात्कार के लिए मैं आपको धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे, मुझे इसका भय है। इसलिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। Thank you.